मानव निर्मित पारितंत्र के अंतर्गत। अब एक यहाँ पे हमने छोटा सा डायग्राम सा बनाया है। उस डायग्राम में एक क्षेत्र में वन क्षेत्र का पारितंत्र कौन सा है, घास स्थल का, जहाँ पे दो पारितंत्र आपस में मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे घास का पारितंत्र है और जहाँ पे वन का पारितंत्र है, दोनों जिस स्थान पे आपस में मिलेंगे उस स्थान को, यानी कि इस स्थान में घास भी होगा और इस स्थान में क्या होंगे, पेड़ पौधे भी होंगे। यानी कि घास और वन दोनों किसी न किसी जगहों पर आपस में मैच होंगे। वह स्थान क्या कहलाता है, इकोटोन। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए इकोटोन किसे कहते हैं, तो जहाँ पे दो पारितंत्र आपस में मिलते हैं, यानी कि जहाँ पे दो पारितंत्रों का पाया जाना एक ही जगह पर, वो स्थान क्या कहलाता है, इकोटोन। यानी कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हुए दो पारितंत्र जहाँ पे आपस में मिलते हैं, वह बीच का स्थान क्या कहलाता है, इकोटोन कहलाता है। अब पारितंत्र को और विस्तार से समझने के लिए कि पारितंत्र में किस प्रकार से अंतः क्रियाएं की जाती हैं, उसको समझने के लिए एल्टन महोदय ने, चार्ल्स एल्टन ने सन 1927 में एक संकल्पना प्रस्तुत की थी, जिस पारितंत्र को समझाने के लिए उन्होंने पिरामिडीय स्वरूप की मदद ली थी। यानी कि पारितंत्र को समझाने के लिए उन्होंने पिरामिड का सहारा लिया था। तो पिरामिडीय आधार पर पारितंत्र तीन प्रकार का होता है। पिरामिडीय आधार पर पारितंत्र तीन प्रकार का होता है, संख्या के आधार पर पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड और जीव भार का पिरामिड। संख्या का पिरामिड, संख्या के पिरामिड में जीवों की संख्या क्या हो, उत्पादकों की संख्या क्या होती है, हमेशा ज़्यादा होती है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है इसमें। उत्पादक आपको जानते हो, उत्पादक हमेशा पादप ही होते हैं, पेड़ पौधे। इनकी संख्या किसी भी पारितंत्र में ज़्यादा होना उस पारितंत्र को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर उत्पादक के बाद आते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता तीन प्रकार के होते हैं, आप सभी को पता है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि शाकाहारी जैसे हिरण, द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी, भेड़िया आदि। इसके बाद होते हैं तृतीयक उपभोक्ता, इन्हीं को कहा जाता है सर्वोच्च उपभोक्ता, शेर, चीता, मनुष्य आदि। तो एक क्रम होता है संख्या के पिरामिड में। उत्पादकों की संख्या हमेशा ज़्यादा होती है पारितंत्र में, उत्पादकों पर डिपेंड होते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता तीन प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। इसके बाद आते हैं अपघटक। अपघटक क्या कार्य करते हैं, जो मिट्टी में पेड़ पौधे जीवधारी मिल जाते हैं, उनका अपघटन करके मृदा को उपजाऊ बनाते हैं, ताकि दोबारा मिट्टी में पादप जन्म ले सकें और पारितंत्र की एक चक्रीय व्यवस्था बनी रहे। एग्जाम के लिए अगर देख सकते हैं, अगर किसी पारितंत्र में उत्पादकों की संख्या, माने किसी पारितंत्र में पौधों की संख्या 100 है, ठीक है, और हिरण की संख्या कितनी होगी, उसमें 1000। हिरण की संख्या 1000, उत्पादों की संख्या 100 है, तो एक समय वो आएगा कि 1000 हिरण 100 पौधों को खा जाएंगे, ठीक। तो 1000 हिरण 100 पौधों को खा जाएंगे तो पारितंत्र असंतुलित हो जाएगा, हिरण खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा, हिरण मर जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार शेर जो हिरण के ऊपर डिपेंड है, तो हिरण के मर जाने से शेर स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे, यानी पारितंत्र की जो श्रृंखला है वो क्या हो जाएगी, खाद्य श्रृंखला अव्यवस्थित हो जाएगी। यानी पारितंत्र में हमेशा उत्पादों की संख्या अधिक होनी चाहिए। दूसरा आता है कि पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार से होता है, यानी जो एनर्जी होती है, पारितंत्र आपको पता है ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या, सूर्य है। तो सूर्य से जो ऊर्जा आ रही है पारितंत्र में, वो ऊर्जा उत्पादकों के द्वारा उपयोग करके उसका ऊर्जा का ट्रांसफर हो रहा है उपभोक्ताओं के माध्यम से, प्राथमिक के पास, द्वितीयक, तृतीयक, इस तरीके से। तो ऊर्जा जो होती है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है बहुत ज़्यादा कि ऊर्जा जो होती है, ऊर्जा का स्थानांतरण किस रूप में होता है। तो जो ऊर्जा होती है वो एक दिशीय रूप में होती है, यानी कि एक दिशा के रूप में। पहले आएगी सौर ऊर्जा उत्पादकों से, उत्पादकों के पास, उत्पादकों से जाएगी उपभोक्ताओं के पास, उपभोक्ताओं में क्रमशः प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ठीक है। इस प्रकार से ऊर्जा ट्रांसफर होती है। लेकिन ऊर्जा किस रूप में, कितनी मात्रा में एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाती है, वो यहाँ पे समझते हैं। ऊर्जा हमेशा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के लिए
90% एनर्जी व्यय हो जाती है, जिसमें से 10% ऊर्जा ही एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाती है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखते हैं, जैसे यहाँ पे 1000 कैलोरी ऊर्जा है, 1000 कैलोरी ऊर्जा पादपों के पास है, पौधों के पास। तो यहाँ से 1000 कैलोरी जो ऊर्जा है, इसमें से 90% ऊर्जा पादपों द्वारा यूज कर ली जाएगी, पौधों द्वारा। यहाँ से जो ऊर्जा ट्रांसफर होगी किसके पास? प्राथमिक उपभोक्ता के पास, यानी कि हिरण के पास, पादप से। तो 1000 का 10% कितना हो गया? 100, यानी 100 कैलोरी अगले लेवल पर जाएगी। फिर यहाँ पे भी वही सिस्टम है कि 90% एनर्जी यहाँ पे हिरण द्वारा यूज कर ली जाएगी, 10% एनर्जी अगले लेवल पर चली जाएगी। इसी प्रकार द्वितीयक उपभोक्ता 90% ऊर्जा का उपयोग कर लेगा, उसके बाद 10% ही ऊर्जा अगले लेवल पर जाएगी, यानी कि ऊर्जा का स्थानांतरण एक लेवल से दूसरे लेवल पर कितना होता है? 10% ही होता है। इसे ऊर्जा के स्थानांतरण का नियम कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए ऊर्जा के स्थानांतरण नियम के अनुसार ऊर्जा एक कोशी स्तर से दूसरे कोशी स्तर तक जाने के लिए कितनी व्यय होती है? तो 90% ऊर्जा व्यय हो जाती है, 10% ऊर्जा ही क्या होती है? एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाने के लिए उपयुक्त होती है। इसको ऊर्जा के स्थानांतरण का नियम कहते हैं। इसमें हमने नोट में यहाँ पे लगाया कि ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, जैसा कि दिखाई दे रहा है। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा के रूप में होता है। उत्पादक से उपभोक्ता के पास जाएगा, उपभोक्ता प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। लेकिन ऊर्जा कितनी जाएगी? केवल 10%, यानी कि 100% एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल पर नहीं जाती है, केवल 10% ही जाती है। ऊर्जा हमेशा एक स्तर से दूसरे स्तर पर तक जाने तक केवल 10% ही जाती है। इसे ऊर्जा का लिंडेमान का नियम कहते हैं। एक वैज्ञानिक हुए लिंडेमान, इन्होंने ऊर्जा का 10% का नियम दिया था। अगर आपसे पूछा जाए ऊर्जा का 10% का नियम किसने दिया, तो लिंडेमान नामक वैज्ञानिक ने नीति थ्योरी के आधार पर ये ऊर्जा का क्या होता है? पिरामिडीय रूप में क्या होता है? स्थानांतरण होता है। हमने इस टॉपिक में आपको एग्जाम के से संबंधित परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को समझाने का अधिक से अधिक प्रयास किया। धन्यवाद।